नमस्कार। मैं भारतीय विज्ञान संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। मैंने आईआईटी मद्रास में कुष्ठ रोगियों पर अपनी शोध करते हुए दशकों पहले बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आज मैं आपके साथ इस कोविड-19 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहता हूँ, जो ना तो अखबारों ने और न ही टीवी मीडिया ने हमें स्पष्ट रूप से बताई है, जिन्हें जानकर हमें पता लगेगा कि हम पहले से ही अपने स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने से भी किसी प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं है। हम शांति से अपने स्वास्थ्य और अपनी इम्यूनिटी पर बेहतर काम करना शुरू कर देंगे। आइए, हम एक बहुत ही रोचक समाचार से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। यदि आप ठीक से देखेंगे, तो पाएंगे कि न केवल अमीर बल्कि कई गरीब और कम विकसित देशों में कुल मिलाकर 217 लगभग 27 लाख रोगियों ने इस रोग से पूर्णतः स्वस्थ होने में सफलता पाई है। हालांकि इसके लिए कोई विशिष्ट लक्षित दवा या उपचार नहीं है और अभी तक कोई टीका या वैक्सीन भी नहीं आया है। बेशक कुछ दावे जरूर किए गए थे और एक नया वायरस होने के कारण डॉक्टर अभी भी इस बीमारी के बारे में हर दिन कुछ नई जानकारी पता लगा रहे हैं। हर दिन उपचार और चिकित्सा की विधि बदल रही है। अब इन सबको गौर करें तो वास्तव में जिसने सच में काम किया है, वो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षक कोशिकाएं, और इन्होंने नायकों का काम किया है। प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए ही इन्हें बनाया है। इन नायकों ने ही दुनिया भर के विकसित और कम विकसित देशों में, अमीर और गरीब दोनों में ही, कुल मिलाकर 27 लाख रोगियों को ठीक किया है। इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी ही हमारा सबसे प्रभावी और उपयोगी हथियार है, और यह पूरा वीडियो उसी के बारे में है। यही सबसे महत्वपूर्ण और गौर देने वाली बात है। हमें इसे सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यथासंभव प्रयास करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले हमें भय को छोड़ने की जरूरत है। आपने शायद ऐसा अनुभव किया हो, जब आप एक भौंकते हुए कुत्ते से डरकर भागते हैं, तो आपका शरीर आपके हाथ पैरों में त्वरित आवश्यकता के लिए रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है, और जब तक आप सामान्य स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक शरीर में अन्य कार्य उतने समय के लिए रुक जाते या धीमे पड़ जाते हैं, जैसे कि पाचन, विकास की प्रक्रियाएं और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी। अगर ऐसा कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए भी होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस कोरोना वायरस की खबरों से उपजे निरंतर भय का क्या, और मीडिया डिबेट्स, और ऊपर से भ्रामक प्रचार यानी कि फेक न्यूज, निरंतर भयभीत रहना हमें चिंता के सागर में ले जाता है, जिससे आपको निरंतर तनाव होता है। और यह भय और तनाव पूरी तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को दबा देता है, जो कि इस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि आप डरना छोड़ देंगे और आराम से मुस्कुराएंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वास्तव में ये नया कोरोना वायरस उतना भी जानलेवा नहीं है, क्योंकि इसे जानलेवा मानना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी अच्छी है। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तव में अच्छी है, तो यह आपको नहीं मार सकता है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है और मरने वालों की कुल संख्या अब तक लगभग 5200 के करीब। इस आबादी के लिए यह प्रति करोड़ आबादी में से 37 लोगों की मृत्यु होने जैसा है। उदाहरण के तौर पर इसकी तुलना 5 यूरोपीय देशों से करें, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया में हुई लगभग 3 लाख मौतों में से एक तिहाई सिर्फ इन 5 देशों में हुई है, 20 करोड़ की कुल आबादी के साथ, जो कि भारतीय आबादी का एक सातवां हिस्सा है। और इन देशों में प्रति करोड़ आबादी की मृत्यु भारत की मृत्यु दर का लगभग 160 गुना है। यदि आप उन देशों में से एक को निकालते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ते हैं, तो जनसंख्या 57 करोड़ हो जाती है, जिससे मरने वालों की संख्या दुनिया का 2/3 है। और अगर आप अन्य 10 देशों को जोड़ते हैं, तो जनसंख्या भारत के बराबर हो जाती है, लेकिन मौतों की संख्या भारत की मृत्यु दर का लगभग 100 गुना। दुनिया में कोविड-19 से 90% मौतें केवल इन्हीं 15 देशों में हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन देशों को वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर गहन सोच विचार करना होगा। और ऐसा केवल कोरोना वायरस के साथ ही नहीं, बल्कि फ्लू वायरस के कारण भी हो रहा है, जो लगभग 100 वर्षों से हमारे साथ इस दुनिया में है। अगर आप दुनिया के बाकी सभी 202 देशों में देखेंगे जहां कोरोना वायरस है, तो आबादी 660 करोड़ हो जाती है। कुल मौतें केवल 48,323, या प्रति 1 करोड़ की जनसंख्या पर मात्र 73 मौत। इसलिए स्पष्ट रूप से अधिकांश देशों
और कुछ यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए अब एक उदाहरण के तौर पर भारत की तुलना 5 विकसित देशों से करें। आप देखेंगे कि ऐसा स्वभाव न केवल कोविड के साथ बल्कि नियमित इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के साथ भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय विकासशील देशों के मुकाबले 15 से 30 गुना है। इन्हें विकसित देश कहा जाता है। फिर भी अपार धन, उन्नत तकनीकी और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पतालों के बाद भी चीजों में सुधार नहीं हो रहा है। और भी कई कारण हो सकते हैं। जबकि भारत में प्रति करोड़ जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या आज की तारीख में केवल 37 है। यूएसए यानी कि अमेरिका में यह 100 गुना है, स्पेन में लगभग 200 गुना और बाकी कई देशों में शायद उससे भी ज्यादा। और दुनिया में पिछले लगभग 100 सालों से मौजूद फ्लू के संबंध में स्थिति टीका यानी कि वैक्सीन होने के बावजूद भी समान है। पिछले साल भारत में फ्लू से मरने वालों की संख्या केवल 8 प्रति 1 करोड़ है और जैसा आप देख सकते हैं इटली में यह 350 गुना ज्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह 300 गुना है और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में यह लगभग 200 गुना। इसलिए वास्तव में उन्हें यह देखने की आवश्यकता है कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे कमजोर हो रही है। अब हम कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की तुलना अन्य सभी कारणों से करते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर भारत और अमेरिका के बीच तुलना कर रहा हूं। अमेरिका की कुल आबादी भारत की 1/4 के बराबर है, तो वार्षिक आधार पर मौतों की आबादी के समान अनुपात में गणना करते हैं। भारत में मरने वालों की संख्या प्रति वर्ष 1 करोड़ है, वहीं अमेरिका में 28 लाख है। भारत में सभी आत्महत्याएं लगभग 1,35,000 जबकि अमेरिका में 48,000 हैं। भारत में 45,000 हत्याएं और अमेरिका में 16,000 हैं। सड़क दुर्घटना से मरने वालों की संख्या भारत में 1,51,000 और जबकि अमेरिका में मात्र 38,000 है। शिशु मृत्यु दर जो कुपोषण के कारण हो सकती है, भारत में बहुत अधिक है। अमेरिका में कैंसर बहुत अधिक है। हृदय रोग के कारण मृत्यु दर लगभग समान है। भारत में प्रदूषण से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा है। अब यदि आप कोविड और फ्लू की आपस में तुलना करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही बीमारियां दोनों देशों में समान अनुपात में हैं, जबकि अमेरिका में दोनों ही बहुत अधिक संख्या में हैं। इस अवधि में भारत में लगभग 5,000 की तुलना में यह 1 लाख से भी ज्यादा है। किसी कारण से जिसका विश्लेषण करने की इन देशों को आवश्यकता है, जबकि ऐसा भारत में नहीं है और दुनिया के अधिकांश देशों में भी। एक बार फिर से फ्लू को देखेंगे तो देखेंगे कि पिछले साल अमेरिका में 60,000 मौतें हुई, जबकि भारत में केवल 1,200। अब क्या हम एक सुरक्षित और विश्वसनीय टीका प्राप्त करने जा रहे हैं? कब तक? गौर कीजिए, 1918 में इन्फ्लुएंजा दुनिया में आया, लगभग 100 साल पहले, और वैक्सीन 1945 में इजाद की गई। यह टीका सभी यूरोपीय देशों और अमेरिका में लोगों को दिया गया, जहां अभी भी मौतें बहुत अधिक हैं और आज की तारीख में वे कह रहे हैं कि यह केवल 50% ही प्रभावी है, जिसका अर्थ है कि जिन लोगों को वायरस ने अपनी चपेट में लिया वे अभी भी मर रहे हैं। 1984 में एड्स आया, फिर से यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसके शोध पर बहुत पैसा और समय खर्च किया गया, लेकिन आज तक एड्स के लिए एक भी टीका नहीं डेवलप कर पाए। सार्स CoV-1 वायरस 2003 में आया था। अब इसे 17 वर्ष हो चुके हैं। बहुत सारे पैसे, समय और ऊर्जा को लगाकर वे एक टीके के साथ आए, लेकिन जब यह पशु परीक्षण पर पूरी तरह से विफल रहा तो उन्होंने हार मान ली। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कब हमारे पास एक विश्वसनीय टीका आने वाला है, जो वायरस में हो चुके या भविष्य में होने वाले विभिन्न उत्परिवर्तनों के बावजूद काम करेगा। WHO की वेबसाइट के अनुसार हर साल 3 से 6.5 लाख लोग फ्लू से मरते हैं। अकेले अमेरिका में हर साल इन्फ्लुएंजा से 60 से 80 हजार लोग मर जाते हैं। लोगों को हर साल फ्लू का टीका लगवाना जरूरी होता है। 35 से 50% मौतें उन मरीजों की होती हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। टीका बनाने के 75 साल बाद भी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। 2019-2020 अमेरिका में फ्लू के कारण 24 से 62 हजार लोग मारे गए हैं। भारत में किसी भी वैक्सीन के उपयोग के बिना 2019 में इन्फ्लुएंजा से 1218 लोगों की मृत्यु हुई। स्पष्ट रूप से ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की बेहतर तत्परता को इंगित करता है। हम आसानी से इसे और भी मजबूत कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि हमारी एकमात्र विश्वसनीय मदद हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है। न दवाएं, न अत्याधुनिक तकनीक, न अस्पताल, न ही भविष्य में बनने वाला वैक्सीन। हम प्लाज्मा थेरेपी की तरफ देख रहे हैं। यदि यह काम करता है
तो ये वास्तव में मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही निर्भर होगा, क्योंकि यदि मैं अपनी प्रतिरक्षा के कारण ठीक हो जाता हूं, तो कोरोना वायरस के खिलाफ मेरे शरीर में बने एंटीबॉडीज के साथ मेरा प्लाज्मा गंभीर रोगियों को इंजेक्ट किया जा सकता है और उन्हें बचा सकता है। अगर यह प्रभावी साबित होता है, तो 27 लाख स्वस्थ हुए लोगों के साथ हम दुनिया के लगभग सभी वर्तमान और संभावित रोगियों को बचा सकते हैं। वे सभी लोग जो अपनी प्रतिरक्षा द्वारा पहले से ही कोरोना से उबर चुके हैं, वे नायक बनकर उभरेंगे। और जब भी कोई विश्वसनीय टीका बाजार में उपलब्ध होता है, तो यह भी केवल हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करके काम करता है, ताकि वास्तविक वायरस के हमलों से पहले ही यह प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार कर सके। और यह मेरा विचार है कि वैक्सीन एक पहले से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ काम नहीं कर सकता है, जो अब इन सभी देशों में दिखाई पड़ता है। ध्यान रखना होगा कि ये वायरस भी उत्परिवर्तन से गुजरता है, यानी कि म्यूटेशन, और ईजाद हुए टीके को अप्रभावी बना सकता है, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को नहीं। दुनिया भर में 27 लाख लोग प्रतिरक्षा के कारण ही ठीक हो गए। इसलिए यदि आप अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक कर पाते हैं या ठीक रख पाते हैं, तो भविष्य के वायरस के खिलाफ भी यह काम कर सकता है। इसलिए हम जो चाहें कर लें, ये नया कोरोना वायरस और भविष्य के सभी वायरस पर हमारी विश्वसनीय जीत केवल हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की तत्परता पर ही निर्भर करती है, और किसी वैक्सीन पर नहीं। मेरी राय में यह स्पष्ट है कि हमारी सेहत सबसे पहले स्वयं के हाथ में है और किसी चीज में नहीं। अस्पताल, तकनीक और वैक्सीन हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते। हम बीमार होने के बाद ही इन सभी उपायों को तलाशते हैं। मैं अच्छे स्वास्थ्य को इस रूप में परिभाषित करता हूं कि मुझे कभी भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।